नमस्कार, मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके से मैं सोहित मिश्रा एनडीटीवी पर आपके लिए शो लेकर हाजिर हूं। शाम के 7 बज रहे हैं। फिलहाल हम जिस मरीन ड्राइव पर मौजूद हैं वहीं मेरी बाईं ओर आप सी ग्रीन होटल देख रहे हैं। यहां पर मरीन ड्राइव के इस होटल में एक सांसद का शव मिला है। होटल में दादर नगर हवेली के जो सांसद हैं मोहन एस डेलकर वो मृत पाए गए हैं। होटल से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके बाद अब पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और मामले की जाँच जारी है। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। ये कहा जा रहा है कि वो सुसाइड नोट गुजराती भाषा में लिखा गया है। इस आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है वो अब तक पता नहीं चल पाई है। होटल में मुंबई की मरीन ड्राइव पुलिस मौजूद है। कागजी कार्रवाई के बाद जो लाश है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक जो पता चल पाया है वो हम आपको बता देते हैं कि जो मोहन डेलकर हैं वो 58 वर्षीय हैं, जो 7 बार सांसद रह चुके हैं। 1989 से लेकर 2019 तक 7 बार वो सांसद रहे हैं। पहले कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने, उसके बाद आप कह सकते हैं कि बीजेपी का भी हाथ उन्होंने थामा, जिसके बाद निर्दलीय के रूप में वो सांसद बने और 2019 में भी निर्दलीय के रूप में ही वो सांसद रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके जो शव यहाँ पर मिले हैं उसके बाद पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आगे की भी जांच शुरू की गई है। कई सारे सवाल उनसे की जांच अभी पुलिस की ओर से की जा रही है कि आखिर वो यहाँ पर पहुँचे कैसे या क्यों वो यहाँ पर आए थे, मुंबई में आने की क्या वजह थी और क्या क्या कारण हैं। ये सारी चीज़ें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है, आगे की जांच शुरू है। तो कहीं ना कहीं इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बहरहाल अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो है कोरोना से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अलग अलग जगहों पर अलग अलग नतीजे लिए जा रहे हैं, अलग अलग कदम अलग अलग जगहों पर उठाए जा रहे हैं। कई ज़िलों में कड़े कदम भी उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो पहले ये भी कह दिया कि अगर लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर, लोग अगर सही से कोरोना के खिलाफ जो भी नियम बनाए जाते हैं उसका पालन नहीं करते हैं तो लॉकडाउन तक की चेतावनी दे डाली है। फिलहाल को बता दें कि अमरावती में 28 फरवरी तक लॉकडाउन है। अकोला शहर में 23 फरवरी से 1 मार्च तक लॉकडाउन है। पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद हैं। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक बेवजह घूमने वालों पर वहां रोक लगी गई है। नासिक में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। नागपुर में 7 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद हैं। कार्यक्रमों पर 5 मार्च तक रोक लगा दी गई है। तो इस तरह के कई कदम उठाए जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामले कम होंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर मामले इसी तरह से बढ़ते रहे और लोग नियम का पालन नहीं करते हैं तो लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। मुंबई, पालघर और जलगांव में शादी के कार्यक्रम में कोरोना के नियमों का पालन नहीं किए जाने के बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। कहीं मैरिज हॉल को सील किया गया तो कहीं हॉल के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग अलग इलाकों में अलग अलग पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरावती में सोमवार रात से 28 फरवरी तक 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तो वहीं अकोला जिले में अकोला शहर, मूर्तिजापुर शहर और अकोट में 23 फरवरी से 1 मार्च तक लॉकडाउन होगा। अकोला जिले के दूसरे इलाकों में दुकान 9 से 5 तक खुले रह सकती हैं, लेकिन होटल में केवल पार्सल की सुविधा होगी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा बंद होंगे। पुणे में स्कूल, कॉलेज 28 फरवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया। होटल और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं। रात 11 से सुबह 6 बजे तक बेवजह घूमने वालों पर पुणे प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। नासिक में सोमवार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो वहीं नागपुर में 7 मार्च तक स्कूल, कॉलेज बंद। मुख्य बाजारों को शनिवार, रविवार को बंद किया जाएगा। मंगल कार्यालय, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर 7 मार्च तक पाबंदी है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अनाउंसमेंट किया कि मैं जवाबदार, तो यहाँ पर कोरोना के लिए केवल सरकार जवाबदार नहीं, तो हमने खुद भी जवाबदारी लेनी चाहिए, क्योंकि लोग बिंदास घूम रहे, मास्क नहीं लगा रहे हैं और लोग मार्केट में जा रहे, रश कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त उन्होंने अपनी जवाबदारी को पहचानना चाहिए। इसलिए हमने नागपुर जिले में और शहर में केसेस जो बढ़ रही है उस पर कुछ कठोर निर्णय लिए हैं। राज्य में जहां कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है तो वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अधिकांश मामले असिम्टोमेटिक हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य में सबसे ज्यादा मामले विदर्भ के अमरावती जिले में मिल रहे हैं, लेकिन अधिकांश मामले असिम्टोमेटिक हैं।
नियमों का पालन नहीं होने की वजह से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हालात काबू में है। राज्य सरकार ने इससे पहले 3 लाख से ज्यादा एक्टिव मामलों को भी संभाला है। जहां से मामले बढ़ रहे हैं वहां से सैंपल जांच के लिए NIV भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अगले 5 से 8 दिनों में आएगी। अभी तक के जो भी सैंपल्स हमारे सामने आए हैं, चाहे पूना से, चाहे मुंबई से या किसी और डिस्ट्रिक्ट से, उसको हमने एनालिसिस करने के लिए जिस जगह पे भेजा है, वहाँ से कोई भी लैब से अभी तक का दूसरा कुछ टर्न आया है, इस तरीके की रिपोर्ट तो नहीं आई है। जब आएगी तो उसके बाद क्या स्टेप्स लेना है, उसके बाद ही वो निर्णय लिया जाएगा। बढ़ते मामलों के बाद अब प्रशासन की ओर से जहां सख्ती से इससे निपटने के लिए कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं ये देखना अहम होगा कि क्या लोग इन नियमों का सही से पालन करते हैं या नहीं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और मामले बढ़ते हैं तो पहले ही मुख्यमंत्री ने मामले बढ़ने पर लॉकडाउन का ऐलान करने की चेतावनी दी हुई है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। तो वहीं जिस तरह से केरल में और साथ ही साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक की सीमाओं से लगने वाले इन दोनों राज्यों को सील कर दिया गया है। अब बिना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के आप कर्नाटक की सीमा को पार नहीं कर सकते इन 2 राज्यों से। साथ ही साथ बेंगलुरु में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी कहा गया है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, तो लॉकडाउन के लिए तैयार रहें। पुलिस और महानगर पालिका के मार्शल्स लोगों को समझा कर परेशान हैं कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार की कोशिशें अपनी जगह है, लेकिन लोगों की बेरुखी अपनी जगह। सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, बल्कि राज्य के किसी भी इलाके में जाए, वहाँ के बाजार में कुछ ऐसे ही हालात आपको देखने को मिलेंगे जैसे कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया हो। मास्क चलने से बस आ जाता है गर्मी को, वो आसान से ज़्यादा खेलती नहीं, जल्दी को मास्क करके बातचीत करना है। सोशल डिस्टेंसिंग इधर नहीं कर सकते क्योंकि जगह बहुत छोटा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते हम लोग इधर, और जाने का आने का भी रास्ता भी बहुत छोटा है, उस कारण से इधर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है करने के लिए। महाराष्ट्र और केरल की कर्नाटक से जुड़ने वाली सीमा सील कर दी गई है क्योंकि इन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चूंकि बाहर से आने वाले लोग सबसे ज्यादा बेंगलुरु, मैसूर और मैंगलोर का रुख करते हैं, ऐसे में एक बार फिर राज्य सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला किया है क्योंकि राज्य में पिछले 2 महीनों से हालात काबू में हैं और औसतन 500 के आसपास ही मामले सामने आ रहे हैं। कई लोग कोताही बरत रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि ऐसे में आने वाले वक्त में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम इन्फोर्समेंट बढ़ाने जा रहे हैं और सख्ती भी बरतने जा रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र से आने वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 दिन पुराना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। वहीं यूरोप से कर्नाटक आने वालों के लिए अपने खर्च पर मॉलिक्यूलर टेस्ट जरूरी किया गया है। साथ ही अफ्रीकी देशों के यात्रियों के लिए भी RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने यह दावा किया कि उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की सबसे पहली दवाई बनाई है। इसके बाद विवाद बढ़ा, जिसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस दावे को जो है उन्हें खारिज करना पड़ा, जिसके बाद पतंजलि को सफाई देनी पड़ी। देश में जो डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है IMA, उन्होंने भी नाराजगी जताई है। देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। शुक्रवार को 2 बड़े केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली सबूत युक्त दवा बना लेने का दावा किया। लेकिन बाबा रामदेव के करीबी और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के केंद्रीय संगठन प्रभारी राकेश मित्तल ने ट्वीट कर दावा किया कि पतंजलि की दवा को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दे दी है। उन्होंने ट्वीट किया, पतंजलि ने आयुर्वेद को लेकर रचा इतिहास। कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली सबूत आधारित कोरोना दवाई के रूप में मान्यता दी। सवाल उठे तो खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्वीट कर कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना उपचार के लिए किसी भी पारंपरिक दवाई की ना तो समीक्षा की है और ना ही उसके प्रभावी होने को लेकर कोई सर्टिफिकेट जारी किया है। खुद पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर सफाई दी और कहा,
भ्रम दूर करने के लिए हम साफ करना चाहते हैं कि कोरोनिल को मिला WHO GMP अनुरूप COPP सर्टिफिकेट DCGI भारत सरकार ने जारी किया है। यह साफ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी भी दवा को मंजूर या खारिज नहीं करता। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर में लोगों के बेहतर और स्वस्थ भविष्य बनाने के लिए काम करता है। अब सवाल यह है कि बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल को लेकर सही स्थिति क्या है। तो सही स्थिति यह है कि आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल को कोरोना के इलाज के लिए एक सहायक उपाय के तौर पर मान्यता दी है और इसी आधार पर लाइसेंस मिला है। दूसरा, देश के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोनिल को COPP सर्टिफिकेट दिया है। WHO के दिशा निर्देश के आधार पर यह एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट ही होता है जो 158 देशों में दवा को एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए होता है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक इस दवा का ट्रायल केवल उन्हीं मरीजों पर हुआ जिनमें हल्के लक्षण थे या लक्षण बिल्कुल नहीं थे, जबकि गंभीर मरीजों पर इसका ट्रायल अभी चल रहा है। वहीं देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री खुद इसके लॉन्च पर क्यों गए। ये कितना नैतिक है। उनका कहना है कि अगर ये दवा वाकई इतनी प्रभावी है तो वैक्सीनेशन पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। WHO के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने खंडित किया है इस बात को। आज वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में लाया, इसके बारे में हम उनसे पूरी जानकारी चाहते हैं। आपको याद होगा कि 3-4 महीने के पहले ऐसे ही उन्होंने दवा लाई थी, वो बाद में विड्रॉ की गई थी। पेशेंट बढ़ने के टाइम पे ऐसा अगर कोई दावा करे कि ये प्रिवेंशन में भी काम आता है, ट्रीटमेंट में भी काम आता है और पोस्ट कोविड भी काम आता है, तो ये थोड़ी सी असंभव बात कही गई है। इसके बारे में हम फूड ड्रग और जो भी अथॉरिटीज है उनसे पूरी इसकी चर्चा करके उनके बारे में डॉक्यूमेंट प्राप्त करने की आवश्यकता रखते हैं और तब तक आए में इसका निषेध करेंगे और ऑब्जेक्शन लेंगे। मुंबई से पूजा भारद्वाज और दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी के साथ शरद शर्मा, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका NDTV इंडिया पर स्वागत है। टूल किट मामले की अगर बात करें तो इस मामले में अदालत ने दिशा रवि को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल पुलिस इसी मामले में जो दूसरे आरोपी हैं शांतनु और निकिता, उनके सामने उसे बिठाकर पूछताछ कर रहे हैं। निकिता जैकब और शांतनु आज सुबह ही पूछताछ के लिए साइबर सेल के दफ्तर पहुंच गए थे। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। कोर्ट में पुलिस ने कहा था कि दिशा रवि मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है और उन्होंने आरोपों का पूरा ठीकरा शांतनु मुलुक और निकिता जैकब पर फोड़ा है, इसलिए दिशा रवि को निकिता और शांतनु के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दिशा को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। तो वहीं बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए आप बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।